पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में जाना था। इसमें क्या जाना था कि जब किसी कॉइल, ये कॉइल है और इस कॉइल को जब हम एक स्विच के साथ सप्लाई देते हैं, ये भी है सप्लाई और ये स्विच एस और ये कॉइल, इसमें जब स्विच क्लोज करके सप्लाई देते हैं तब ये एक क्लोज पाथ बन जाता है और उसके बाद क्लोज पाथ बनने से इस सप्लाई से के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है और इस करंट के कारण इस कॉइल में फाई नाम का फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है और स्टेट के अनुसार। उसके बाद ये फ्लक्स जो है कुछ इस प्रकार बनता है और ये फ्लक्स इस कॉइल को कट करता है, जिसके कारण यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है। और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ ये वोल्टेज सोर्स और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये दोनों पैरेलल में है, इसलिए ई का वैल्यू वीएस के बराबर होना चाहिए। और वीएस एक पार्टिकुलर वैल्यू है, कोई एक वैल्यू है, इसलिए ई यानी कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो भी एक पार्टिकुलर वैल्यू का होना चाहिए। और पार्टिकुलर वैल्यू का ईएमएफ तभी प्रोड्यूस होगा जब फ्लक्स पार्टिकुलर वैल्यू का प्रोड्यूस होगा, और फ्लक्स पार्टिकुलर वैल्यू का तभी प्रोड्यूस होगा जब आई पार्टिकुलर वैल्यू का करंट फ्लो होगा। और यही जो पार्टिकुलर वैल्यू का करंट फ्लो होता है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। यही करंट बन जाता है आई एम, और यही फ्लक्स को हम नाम दे देंगे अब फाई एम, क्योंकि आई एम के कारण पार्टिकुलर करंट के कारण पार्टिकुलर फ्लक्स बनेगा और पार्टिकुलर फ्लक्स के कारण एक पार्टिकुलर ईएमएफ बनेगा और यह पार्टिकुलर ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। इतना हम मैग्नेटाइजिंग करंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर एक्शन इसको। अब यहीं पे यदि हम एक और कॉइल को रख देते हैं कुछ इस प्रकार और इसमें भी एक स्विच लगा देते हैं और उसके बाद एक लोड को कनेक्ट कर देते हैं, ये लोड है और ये स्विच है ये वाला। अब यहाँ पे देखिए इस कॉइल में जो फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है वह फ्लक्स इस कॉइल के साथ भी लिंक करेगा, इस कॉइल के साथ भी लिंक करेगा और इसके कारण ये कॉइल इस फ्लक्स के साथ लिंक कर रहा है तो इस कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, इसमें भी वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, इस कॉइल में भी वोल्टेज आ जाएगा। और जब हम इस स्विच को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे इस स्विच को, तब लोड क्या देखेगा कि मैं एक क्लोज लूप बन गया हूँ और इसके पास वोल्टेज है, यानी कि यह कॉइल वोल्टेज सोर्स की तरह है। तब यह लोड चिल्लाने लगेगा, बोलेगा कि एक कॉइल तुम्हारे पास वोल्टेज है तो मुझे करंट दो, क्योंकि वोल्टेज सोर्स का काम ही है कि वोल्टेज के फॉर्म में यह एनर्जी स्टोर करेगा और करंट के फॉर्म में वह एनर्जी सप्लाई करेगा। यह वोल्टेज सोर्स का काम ही है। वोल्टेज सोर्स का मतलब ही यही है कि यह वोल्टेज सोर्स वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करेगा और करंट के फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पे फ्लक्स कट करने से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ इसको हम बोल देते हैं E2, और जब हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं तब यहाँ पे करंट फ्लो होता है I2। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये वोल्टेज सोर्स में जो वोल्टेज है वो करंट एनर्जी के फॉर्म में बाहर सप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज कन्वर्ट हो रहा है क्या चीज़ में, करंट में। और ये लोड क्या कर रहा है, इस करंट को लेकर अपना काम कर रहा है। जैसे अगर लोड में हम बल्ब लगा देते हैं तब यह बल्ब क्या करेगा, इस करंट को लेकर उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, लाइट और हीट एनर्जी में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यानी कि लोड इस करंट को ख़त्म कर दे रहा है अपना काम करने के लिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोड करंट को ख़त्म कर दे रहा है
और यह करंट कहाँ से आ रहा है? वोल्टेज से आ रहा है। यह करंट कहाँ से आ रहा है? इस वोल्टेज से आ रहा है। यही वोल्टेज ही कन्वर्ट होकर करंट बन रहा है और यही करंट कन्वर्ट होकर यह बल्ब, इसी करंट को कन्वर्ट करके यह बल्ब लाइट और हीट में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे करंट कुछ नहीं है, वोल्टेज का ही दूसरा एनर्जी रूप है, दूसरा एनर्जी का रूप है वोल्टेज, क्योंकि यह वोल्टेज ही करंट बना हुआ है और यही करंट यहाँ पे लाइट बन रहा है। यहाँ पे लोड करंट को ख़त्म करके लाइट बना दे रहा है और करंट ख़त्म हो रहा है, यानी कि वोल्टेज यहाँ पे जो इंड्यूस हो रहा है वो कम हो रहा है। कब? जब हम यहाँ पे लोड को कनेक्ट कर देंगे तब ये सब हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मज़ेदार बात यह है कि जब हम E2 को पूछेंगे कि तुम्हारा वैल्यू कम क्यों हो गया, तब यह E2 नहीं बताएगा कि मेरा वैल्यू इसलिए कम हो गया क्योंकि यहाँ पे मैंने लोड कनेक्ट कर दिया। यह अपना वैल्यू कम होने का दूसरा कारण बताएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि E2 का काम ही है जब इसके साथ स्विच को कनेक्ट करके उसके बाद लोड को कनेक्ट कर देंगे और स्विच को बंद कर देंगे, तब यह करंट देने लगेगा। इसका काम ही है करंट देना, क्योंकि यह वोल्टेज सोर्स है। अब वोल्टेज सोर्स का काम ही है करंट देना, इसलिए यह E2 नहीं बताता है कि मेरा वैल्यू इसलिए कम हो गया है क्योंकि लोड कनेक्टेड है। तब E2 क्या बताएगा कि इसका वैल्यू कम क्यों हो गया? E2 ने कहा कि मेरा वैल्यू कम तभी होगा जब फाइम का वैल्यू कम होगा, क्योंकि E2 जो आया है वो फाइम की वजह से आया है। E2 किसके वजह से आया है? फाइम की वजह से आया है। इसलिए E2 का वैल्यू कम तभी होगा जब फाइम का वैल्यू कम होगा। और फाइम का वैल्यू यदि कम हो गया, ये फाइम है, इस फाइम का वैल्यू कम हो गया, तब फाइम के वैल्यू कम होने के कारण E1 का वैल्यू भी कम हो जाएगा। इसका वैल्यू कम हो गया तो E1 का वैल्यू, या E इसको बोलिए, E का वैल्यू कम हो जाएगा। और यदि E का वैल्यू कम होगा तब क्या होगा कि किरचॉफ्स का लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि किरचॉफ्स ने बताया था कि यह यहाँ पे जो पहला कॉइल में जो EMF इंड्यूस होगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगा। तो अब क्या हुआ कि EMF का वैल्यू कम हो गया और कम होने से किरचॉफ्स का लॉ फेल हो जाएगा। लेकिन किरचॉफ्स का लॉ फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर रहता ही है। इसलिए इसी EMF को मेंटेन करने के लिए, इसी EMF को फिर से मेंटेन करने के लिए यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा करंट आता है, जिसको हम नाम दे देते हैं I1 डैश। यह I1 डैश क्या करता है कि जितना फ्लक्स कम हुआ है उतना फ्लक्स को यह बढ़ा देता है, फिर उसी फ्लक्स को बना देता है, और उसी फ्लक्स के कारण EMF यहाँ पे पहला कॉइल में जो है वो वही रह जाता है, और साथ में वही फ्लक्स रहने के कारण यहाँ पे जो E2 है वो भी वही रह जाता है। हमने क्या देखा कि E2 ने अपना वैल्यू कम होने का क्या रीज़न बताया कि मेरा वैल्यू कम तभी होगा जब फाइम का वैल्यू कम होगा, क्योंकि मैं फाइम के कारण ही प्रोड्यूस हुआ हूँ, इंड्यूस हुआ हूँ। मेरा वैल्यू कम तभी होगा जब फाइम का वैल्यू कम होगा, क्योंकि फाइम कम हुआ तो मैं भी कम हो जाऊँगा, क्योंकि मैं इंड्यूस हुआ हूँ फाइम के कारण। फाइम से ही मैं आया हूँ, इसलिए फाइम अगर कम हुआ तो मैं भी कम हो जाऊँगा। और फाइम के कारण E1 भी आया है, इसलिए यदि फाइम कम हो गया तो E1 भी कम हो जाएगा। और जब E1 कम हो जाएगा तब किरचॉफ्स का लॉ जो है वो फेल हो जाएगा। और किरचॉफ्स का लॉ फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इन दोनों का वोल्टेज बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। और किरचॉफ्स ने बताया है कि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है, इसलिए E1 वैल्यू का EMF इंड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? उसके लिए भी फाइम चाहिए, जितना फाइम था उतना ही होना चाहिए फाइम, और फाइम कम हो रहा है, इसीलिए एक एक्स्ट्रा करंट आता है I1 डैश, जिसके आने से यह फ्लक्स को फाइम ही रहने देता है। फ्लक्स फाइम से घट रहा था लोड कनेक्ट करने के कारण, लेकिन I1 डैश के आने से यह
फाइव एम ही रह गया। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे कॉइल 1 में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो VS के बराबर हो गया और यहाँ पे E2 भी रह गया। यहाँ पर जितना भी प्रोसेस हो रहा है सब सेम ही टाइम पर हो रहा है। ऐसा नहीं कि इतना सारा प्रोसेस होने में कई साल लग गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तुरंत हो जाता है उसी समय पर। यही प्रोसेस जो है ट्रांसफार्मर एक्शन कहलाता है। हम जानते हैं कि हमारे लोड जो है, घर का लोड, वो सब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कनेक्टेड होता है और यह सब लोड ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उससे यह सब करंट ले रहा है। तब बाद में लोड को बंद होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, बाद में लोड को बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका कारण यही है। एक बार यहाँ पे सारा प्रोसेस को समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि एक कॉइल लिया था, इस कॉइल के एक स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और फिर बाद में वोल्टेज दे दिया। अब जब इस स्विच को बंद कर दिया तब यहाँ पे क्लोज लूप बन गया और उस क्लोज लूप के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होने लगा और इस करंट के कारण फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ और यह फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ वह इस कॉइल को कट किया और इस कॉइल को कट करने के कारण कॉइल 1 में ईएमएफ इंड्यूस हुआ E1 या E नाम का, और यह E1 VS के बराबर होना चाहिए। और इस E को जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको इस VS के बराबर होने के लिए जो एक पार्टिकुलर वैल्यू है, जैसे कि VS मान लीजिए, VS का वैल्यू है 220 वोल्ट, तो यहाँ पे ईएमएफ भी इंड्यूस होना चाहिए 220 वोल्ट का, ना ही इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा, और इतना ही वैल्यू का यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए कि उसके लिए पार्टिकुलर वैल्यू का फ्लक्स चाहिए, और पार्टिकुलर वैल्यू का फ्लक्स बनने के लिए क्या चाहिए, पार्टिकुलर वैल्यू का करंट चाहिए, और उसी पार्टिकुलर वैल्यू का करंट को हम मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं IM। अब जब इस कॉइल के सामने और एक कॉइल को रख दिया और उस कॉइल को भी एक स्विच के साथ और एक लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब जब स्विच ओपन में रहता है उस समय हम देखते हैं क्या कि फ्लक्स जो है कॉइल 2 को कट कर रहा है। ये फ्लक्स जो है कॉइल 2 को भी कट कर रहा है, जिसके कारण कॉइल 2 में भी E2 नाम का ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब यह कॉइल 2 वोल्टेज सोर्स की तरह हो गया है, इसके पास वोल्टेज के फॉर्म में एनर्जी मौजूद है। अब जब हम इस स्विच को बंद कर देते हैं तब इस वोल्टेज सोर्स के कारण इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगता है I2 नाम का, और यह I2 को यह लोड यूज कर रहा है। यदि लोड बल्ब है तो यह बल्ब इस I2 का प्रयोग कहाँ कर रहा है, यूज कहाँ कर रहा है, लाइट के फॉर्म में। और हम जानते हैं एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के अनुसार कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो लाइट है वो लाइट कहाँ से आ रहा है, करंट से, I से, और यह I कहाँ से आ रहा है, E2 से। यह लाइट बाहर निकल रहा है, यानी कि यह ऊर्जा बाहर निकल रहा है, ख़त्म हो रहा है, यानी कि यह करंट को ख़त्म कर दे रहा है, करंट को कम कर दे रहा है। और यह करंट कम हो रहा है, यह करंट कम हो जा रहा है, यानी कि E2 है वो भी कम हो जा रहा है, क्योंकि वोल्टेज को हम करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसको बदल दे रहे हैं, और फिर उस करंट को हम लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको ख़त्म कर दे रहे हैं, यानी कि यह करंट ख़त्म कर दे रहे हैं। और इसका मतलब करंट को ख़त्म कर दे रहे हैं यानी कि हम वोल्टेज को ख़त्म कर दे रहे हैं। तब इसके अनुसार E2 का वैल्यू कम हो जाना चाहिए, और E2 का वैल्यू तभी कम होगा जब यह फाइव कम होगा, क्योंकि E2 जो है वो फाइव के कारण ही प्रोड्यूस हुआ है। इसलिए E2 अगर कम होगा, E2 कम होगा, यह तभी कम होगा जब फाइव का वैल्यू कम होगा। और यदि यह फाइव का वैल्यू कम होगा तो यहाँ पे जो कॉइल 1 है, कॉइल 1 में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा, और इसका वैल्यू अगर कम हो गया तब किरचॉफ्स का लॉ फेल हो जाएगा, लेकिन किरचॉफ्स का लॉ फेल नहीं होना चाहिए। अब इस फाइव को जो कम हो गया उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा करंट आता है, और वह करंट I1 डैश हम नाम देते हैं। और यह करंट क्या करता है कि फाइव जो कम हो रहा था उसको फिर से बढ़ा देता है और फिर उसी वैल्यू का कर देता है, जिसके कारण कॉइल 1 में
E1 ही रह जाता है या E रह जाता है, जिसका वैल्यू कम हो रहा था वो वही रह जाता है, कम नहीं होने देता है, उतना ही मेंटेन कर देता है। और इसी प्रकार जो E2 है उसका वैल्यू भी वही रह जाता है, क्योंकि फाइम का वैल्यू वही रह गया। यहाँ पे हमने देखा कि फाइम और E1 और E2 ये क्या रहा, कांस्टेंट रहा। इसका वैल्यू घट रहा था, लेकिन I1 डैश आके क्या किया, इसका वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया, मेंटेन कर लिया। लोड कनेक्ट करने के बाद प्राइमरी में जो करंट आएगा, टोटल करंट, वो कितना आएगा, I1 डैश प्लस IM। I1 डैश तभी आएगा जब लोड कनेक्टेड रहेगा, और IM तब भी आएगा जब लोड कनेक्ट नहीं रहेगा। लोड कनेक्ट रहे या ना रहे, IM आएगा ही। अब यहाँ पे जो I1 डैश आया उसके कारण जो फ्लक्स बनेगा उसको हम नाम देंगे, जो I1 डैश है उसके कारण जो फ्लक्स आया उसको हम नाम देंगे Φ1L। I1 डैश क्या किया, एक एक्स्ट्रा फ्लक्स डेवलप किया, और इसी को हम नाम देते हैं Φ1L। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, लोड फ्लक्स ऑन प्राइमरी साइड। लोड फ्लक्स क्यों, क्योंकि I1 तभी आया है जब लोड को कनेक्ट किए हैं, और ऑन प्राइमरी साइड क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी साइड में है, इसलिए इसको कहा जाता है लोड फ्लक्स ऑन प्राइमरी साइड। और हम जानते हैं फाई इक्वल टू क्या चीज़ होता है, फाई इक्वल टू होता है MMF बटा रिलक्टेंस। यहाँ पे MMF जो होता है वो NI होता है, यानी कि यहाँ पे N1 I1 डैश हो जाएगा और रिलक्टेंस की जगह रिलक्टेंस। अब इसी प्रकार सेकेंडरी कॉइल में भी एक्स्ट्रा फ्लक्स आ गया। I1 डैश करंट से यहाँ पे फ्लक्स बना, वो फ्लक्स कॉइल 2 में भी तो लिंक किया, तो यहाँ पे भी एक्स्ट्रा फ्लक्स आ गया। तो इसके वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स ऐड हुआ उसको हम नाम देंगे Φ2L। और हम जानते हैं कि फाई इक्वल टू क्या जो होता है, MMF बटा रिलक्टेंस। और यहाँ पे MMF क्या हो जाएगा, N2 इंटू I2 बटा रिलक्टेंस। अब हम मान लेते हैं कि जितना फ्लक्स I1 डैश से इंड्यूज हुआ है, या जितना फ्लक्स प्राइमरी से लिंक किया है E1 डैश के द्वारा, जो फ्लक्स बना है वो फ्लक्स जितना प्राइमरी में लिंक किया है उतना ही यदि सेकेंडरी में लिंक करे, यानी कि लीकेज फ्लक्स जीरो रहे, यानी कि एक भी फ्लक्स ऐसे करके इधर से पास नहीं हुआ है या बीच से पास नहीं हुआ है, जितना कि जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है वो सारा फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों से लिंक कर रहा है। सारा का यहाँ पे जितना फ्लक्स आया सब सेकेंडरी से होते हुए जा रहा है, इधर इधर नहीं जा रहा है, इन दोनों कॉइल को छोड़कर कहीं भी बीच में नहीं जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे हम लोग कि फ्लक्स लीकेज जो है वो नेग्लेक्टेड है, फ्लक्स लीकेज नहीं है। यानी कि यदि हम फ्लक्स लीकेज को नेग्लेक्ट कर देते हैं तब Φ1L इक्वल हो जाएगा Φ2L के। कब, व्हेन लीकेज नेग्लेक्टेड। अब Φ1L का वैल्यू कितना आया था, N1 I1 डैश बटा रिलक्टेंस इक्वल टू N2 I2 बटा रिलक्टेंस। यहाँ पे रिलक्टेंस कट जाएगा, क्या आएगा, N1 I1 डैश इक्वल टू N2 I2। अब यहाँ से हम लिखेंगे I1 डैश बटा I2 इक्वल टू N2 बटा N1। ये आ गया। हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि I1 डैश के कारण जो यहाँ पे फ्लक्स आया उस फ्लक्स को हम लोगों ने नाम दे दिया Φ1L। क्या नाम दे दिया,
फाई 1 L। और इसी फ्लक्स में जितना फ्लक्स कॉइल 2 से लिंक किया उसी को हम नाम दे दिए फाई 2 L। और जब जितना फ्लक्स I1 डैश से बना यानी कि फाई 1 L उतना ही फ्लक्स कॉइल 2 से लिंक करेगा, तब क्या होगा, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि जितना I1 डैश के कारण जितना फ्लक्स बना कॉइल 1 में उतना ही फ्लक्स कॉइल 2 से लिंक किया, यानी कि कॉइल 1 में उस फ्लक्स का जो वैल्यू था वही वैल्यू कॉइल 2 में उस फ्लक्स के लिए होगा। इसलिए यहाँ पे कोई भी फ्लक्स किसी भी फ्लक्स का लीकेज नहीं हुआ है, यानी कि यहाँ पे फ्लक्स लीकेज जो है वो नेगलेक्ट है, इग्नोर है। उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि फाई 1 L इक्वल टू फाई 2 L। यह चीज़ हम लोगों ने देखा। और फाई 1 L को हम लोगों ने क्या कहा, लोड फ्लक्स ऑन प्राइमरी साइड। और फाई 2 L को हम क्या का नाम देंगे, इसको हम नाम दे देंगे लोड फ्लक्स ऑन सेकेंडरी साइड।